वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अनदर वेरी वाइटल टॉपिक, दैट इज सेल थ्योरी। सवाल पूछा जाता है सेल थ्योरी से, छोटा सा टॉपिक है, 2 साइंटिस्ट की या 3 साइंटिस्ट की डिस्क्रिप्शन है, 2 साइंटिस्ट की थोड़ी ज्यादा डिस्क्रिप्शन है, स्क्लेडन एंड स्वान। एक और साइंटिस्ट एंड में आएंगे, वाइल्ड कार्ड एंट्री मारेंगे, जिनका नाम है रूडोल्फ विर्को। इन 3 साइंटिस्ट के बारे में 2-2 3-3 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से समझने हैं। यह है आपकी सेल थ्योरी, यानी एक ऐसी थ्योरी, एक ऐसी बात जो कि दुनिया के हर लिविंग सेल के लिए वैलिड हो, इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। यानी ऐसी चीज जो दुनिया के सारे डिफरेंट सेल्स को यूनाइट करती हो, इसे हम सेल थ्योरी कहते हैं। हम बोलते हैं ना, एक कहावत यूज करते हैं, अनेकता में एकता, दैट वी आर वेरी डाइवर्स। हम अलग अलग जगहों पर रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग तरीके का रहन सहन है, लेकिन फिर भी हम लोग एक हो सकते हैं। यस, बाय हार्ट, बाय द स्ट्रिंग ऑफ लव। सिमिलरली दुनिया में जितने भी अलग अलग सेल्स हैं, इनको जोड़ने के लिए, इनको यूनाइट करने के लिए देयर इज अ थ्योरी विच इज कॉल्ड एज सेल थ्योरी। तो यहां पर जो सेल थ्योरी है, इसको देने में 2 साइंटिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। पहले साइंटिस्ट थे हमारे स्क्लेडन भैया और दूसरे साइंटिस्ट थे हमारे स्वान भैया। अब स्वान भैया जो है और स्क्लेडन भैया जो है, ये आपके क्या थे, ये आपके बॉटनिस्ट एंड जूलॉजिस्ट थे, है ना। दोनों के दोनों जर्मनी के हैं। पहले जो है स्वान साहब, ये आपके दूसरे कंट्री के थे, है ना, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन अब इनको जर्मनी में फेंक दिया गया है नई एनसीईआरटी में, तो करेक्ट कर दिया गया है। दोनों ही जर्मन के थे, तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। यहां देखिए, स्क्लेडन साहब बॉटनिस्ट थे, यानी प्लांट पे रिसर्च करते थे, और 1838 पे इन्होंने अपनी रिसर्च की, 1838 में। और लगभग सेम टाइम पे, यानी 1839 में स्वान साहब ने अपनी रिसर्च की। और स्वान साहब का नाम अगर आप देखें तो न्यूरॉन जब आप पढ़ते हो, जब आप न्यूरोबायोलॉजी पढ़ते हो, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे अपने सिलेबस में, तो आपको स्वान सेल दिखाई देंगे। तो स्वान इज रिलेटेड टू जूलॉजी, तो ये जूलॉजिस्ट है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि स्वान और स्क्लेडन में से कौन जूलॉजिस्ट कौन बॉटनिस्ट। स्वान सेल आप पढ़ते ही जूलॉजी में हो तो जूलॉजिस्ट थे, स्क्लेडन साहब बच गए, बॉटनिस्ट थे। 1838 में बॉटनिस्ट बाबू ने अपनी रिसर्च की, और 1839 में, यानी लगभग सेम टाइम पे, जूलॉजिस्ट साहब ने भी अपनी रिसर्च कर डाली। अब ये रिसर्च थी क्या, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। जो बॉटनिस्ट बाबू थे, इन्होंने क्या किया, कई सारे प्लांट्स को देखा। अब नाम ही बॉटनिस्ट है, तो पहले प्लांट पे ही रिसर्च करेंगे। इन्होंने अपने आसपास जितने भी डिफरेंट प्लांट्स थे, इनको देखा, और इन्होंने कहा कि अलग अलग प्लांट जो है, डिफरेंट प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स दैट मेक डिफरेंट टिश्यूज। इन्होंने कहा कि जब मैंने अलग अलग प्लांट्स को देखा, जब मैंने अलग अलग प्लांट्स को ताड़ा, तो मैंने ये पाया कि अलग अलग प्लांट्स जो हैं, उनमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स है। हर प्लांट अलग अलग प्रकार के सेल से मिलकर बना हुआ है। हर प्लांट में सारे सेल्स एक जैसे नहीं है। जैसे अगर आप किसी भी प्लांट को देखोगे, नॉर्मल रैंडम प्लांट को भी देखोगे, तो आपको पत्ते में एपिडर्मल सेल भी दिख जाएंगे, आपको जो है मेसोफिल सेल भी दिख जाएंगे, है ना, आपको जाइलम फ्लोएम के सेल भी दिख जाएंगे। जो पत्ते की जो आपकी वेन्स हैं, इनमें आपको, क्योंकि ये क्या है एक्चुअल में, ट्रांसपोर्ट के चैनल्स है, ये नलकियां हैं, तो वहां से वाटर और फूड कंडक्ट हो रहा है। जो आपकी पत्ती पे जो नलकियां बनी रहती हैं, तो नलकी अगर आप देखोगे तो उसमें जाइलम फ्लोएम देखने को मिलेगा। जाइलम फ्लोएम में भी अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। जाइलम में आपका जाइलम पेरेन्काइमा है, जाइलम फाइबर है, आपका ट्रैकिड है, वेसल है। फ्लोएम की आप बात करोगे तो वहां पे सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, फ्लोएम फाइबर है। तो अलग अलग टाइप के सेल्स, ये अलग अलग टाइप के सेल्स जुड़ करके यूनाइट होकर अलग अलग टाइप के टिश्यू बनाएंगे। ऐसी बात आपके स्क्लेडन साहब ने करी। यानी इन्होंने कहा कि मैंने जितने डिफरेंट प्लांट्स को देखा, ये डिफरेंट सेल्स और डिफरेंट टिश्यूज के मिलकर बने हुए हैं, विच इज एब्सोल्युटली ट्रू। कोई गलत बात इन्होंने नहीं कही। लेकिन जो स्वान साहब है, अब स्वान साहब है जूलॉजिस्ट, तो पहले किसको देखेंगे, एनिमल सेल को देखेंगे। इन्होंने जब एनिमल सेल्स को देखा, अपने आसपास पाए जाने वाले डिफरेंट एनिमल सेल्स को देखा, तो इन्होंने कहा कि भैया एनिमल सेल के ऊपर तो एक पतली सी लेयर होती है इन ऑल एनिमल सेल्स, और इस पतली सी लेयर को आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह करके संबोधित करते हैं। यानी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे पहली बार किन्होंने देखी, स्वान साहब ने उसको आइडेंटिफाई किया। तो इन्होंने कहा कि मैं जितने भी एनिमल सेल को देखता हूं यार, उनके ऊपर मुझे एक लेयर दिखाई देती है, जिसे आज हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं, या प्लाज्मोलेमा भी कह सकते हैं। प्लाज्मो यानी प्लाज्मा, लेमा मतलब मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही नाम हो गया। इन्होंने कहा कि यार, अगर मुझे एनिमल सेल के ऊपर लेयर दिखाई दे रही, शायद प्लांट के ऊपर भी होती हो। मैं तो एक साइंटिस्ट हूं, तो मैं काम करता हूं, मैं प्लांट की भी रिसर्च स्टार्ट कर देता हूं। एनिमल्स तो मैंने देखे और उनके ऊपर मैंने एक थिन लेयर पाई जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। क्यों ना मैं प्लांट पे भी रिसर्च करूं।
टू आइडेंटिफाई कि उनमें भी ये लेयर होती है नहीं। तो इन्होंने ऑब्जर्व किए अलग अलग प्लांट सेल्स, और जब इन्होंने अलग अलग प्लांट सेल्स ऑब्जर्व किए, इन्हें पता लगा कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्लांट में तो एक और लेयर बैठी हुई है जिसका नाम क्या है, सेल वॉल। तो इन्होंने यह पाया कि एनिमल में जो लेयर होती है वो तो यहां है ही, प्लांट में एक और एक्स्ट्रा लेयर भी देखने को मिल रही है जिसे सेल वॉल कहा गया। तो ये अगर एनिमल सेल है तो इसमें पिंक कलर की एक ही लेयर है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अगर ये प्लांट सेल है तो पिंक कलर के ऊपर ब्लू कलर की अलग से लेयर देखने को मिल रही है, दैट इज कॉल्ड एज सेल वॉल, विच इज यूनिक इन प्लांट्स। यानी एनिमल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल की अगर आप बात करें तो यहां सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन मेरे भाई अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो यहां सेल वॉल आपकी पाई जा रही होगी, इट विल बी प्रेजेंट, ये आपको देखने को मिल रही होगी। तो एनिमल सेल में और प्लांट सेल में एक डिफरेंस हमारा स्वान साहब ने ही खुद क्लियर करा दिया था। इन्होंने जब एनिमल पे रिसर्च करी तो पाया कि एनिमल सेल्स के अराउंड एक लेयर है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के अराउंड सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर है जिसका नाम है सेल वॉल, विच इज स्पेसिफिक टू प्लांट्स। यानी सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती, ये प्लांट का एक फीचर है। इतना इन्होंने किया। अब स्वान साहब रुके नहीं, थोड़ा और आगे बढ़े, क्योंकि इन्होंने क्या किया, स्क्लेडन साहब ने सिर्फ प्लांट पे रिसर्च करी, स्वान साहब ने प्लांट और एनिमल दोनों पे रिसर्च कर डाली, लगभग लगभग आपके मोस्टली सेल्स पे रिसर्च कर डाली। तो स्वान साहब ने अकेले ही, एकला चालो रे ही, इन्होंने क्या कर दिया, एक हाइपोथेसिस दी। हाइपोथेसिस मतलब अभी कंफर्म नहीं है, हाइपोथेसिस मतलब अभी मुझे और मेहनत करके एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू प्रूव भी करना है कि मैं जो कह रहा हूं सही है या नहीं। अभी तक मैंने जितना नोटिस किया है प्लांट्स और एनिमल्स को, मैंने एक चीज पाई है, उसको इन्होंने हाइपोथेसिस की कहा। इट नीड टू बी प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली, तब जाके ये थ्योरी बनेगी। पहले हर साइंटिस्ट हाइपोथेसिस देता है। जैसे मैंने एक हाइपोथेसिस दी कि दुनिया का हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो उसमें सेल होगा। अब मुझे दुनिया के हजारों लाखों ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट से प्रूव करना पड़ेगा कि यस देखो मैंने जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म देखे, आप कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लेके आओ मेरे पास, मैं उसमें सेल ढूंढ दूंगा। दैट इज अ थ्योरी। देन तब वो थ्योरी का रूप लेगी। तो यहां पर आपके स्वान ने अकेले ने हाइपोथेसिस दी क्या, कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स मैंने देखे ये सेल्स और सेल्स के प्रोडक्ट से मिलकर बने हैं। यानी सेल और सेल के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वही आपके पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार करते हैं, ये इन्होंने कहा। हाइपोथेसिस दी किसने, सिर्फ स्वान साहब ने। क्लेडन साहब ने कहा भैया आप भी इसी चीज पे काम कर रहे हो, मैं भी इसी चीज पे काम कर रहा हूं, आओ दोनों एकदम जो है साथ में मिलके काम करते हैं। तो क्लेडन एंड स्वान दोनों ने फिर क्या किया, साथ में एक गुट बना लिया, गिरोह बना लिया, और इन्होंने साथ मिलके फिर प्रूव करना स्टार्ट कर दिया इस हाइपोथेसिस को कि दुनिया के हर ऑर्गेनिज्म में सेल होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, पहला पॉइंट आपको देखने को मिला कि दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, ऑल ऑर्गेनिजम्स दे आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये बात इन्होंने मिलकर प्रूव कर दी। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले आपको ड्रॉबैक देखना पड़ेगा कि क्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी तो दे दी, ये तो कह दिया कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के मिलकर बने हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले आपको ड्रॉबैक देखना पड़ेगा कि क्लेडन और स्वान ने सेल थ्योरी तो दे दी, ये तो कह दिया कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज्म सेल्स के मिलकर बने हैं, बट ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स आए कहां से, ओरिजिन ऑफ नया सेल कैसे हो रहा है, ये बात नहीं बता पाए। भाई ऑर्गेनिज्म में नए सेल कहां से आ रहे हैं, हम पहले इतने बड़े तो नहीं थे, हम जब पैदा हुए थे तो छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए हम, नए सेल्स कैसे बन रहे हैं, ये बात एक्सप्लेन नहीं कर पाए आपके क्लेडन और स्वान। इसलिए एक नए साइंटिस्ट आए 1855 में जिनका नाम था मिस्टर रूडोल्फ विर्को, और रूडोल्फ विर्को ने कहा कि मेरे भाई ओमनिस सेलुला ई सेलुला, बड़ी प्यारी बात कही, सेलुला ई सेलुला यानी सेल से ही सेल बनेगा। पुराने जो सेल हैं ये डिवाइड करके नए सेल बनाएंगे, सेल से ही सेल बनेगा। नए सेल्स जो है किससे बनेंगे, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये एक सेल है, इसे हम लोगों ने कह दिया पेरेंट सेल। अब ये पेरेंट सेल जो है ये आपका क्या करेगा, ये आपका डिवाइड करेगा, इट विल डिवाइड, एंड डिवाइड करेगा तो आपके क्या बन जाएंगे, दो डॉटर सेल बन जाएंगे, टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे, करेक्ट, दो डॉटर सेल्स बन जाएंगे। तो ये जो आपका पेरेंट सेल है यानी पुराना सेल है, इसी से तो दो नए सेल बने। तो सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ये हमें देखने को मिला। तो आपकी सेल थ्योरी कंप्लीट हो गई जिसमें दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट, दुनिया के जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से ही मिलकर बने होंगे। किन्होंने कहा, क्लेडन और स्वान ने कहा।
हाइपोथेसिस अकेले स्वान साहब ने दी थी, बाद में स्क्लेडेन साहब ने उनसे हाथ मिलाया और थ्योरी दोनों भाइयों ने मिलकर दी। इस थ्योरी को मॉडिफाई किन्होंने किया, सेल थ्योरी को फाइनल शेप किन्होंने दी, रुडोल्फ विर्को साहब ने। 1855 में इन्होंने एक बात ऐड करी इन द सेल थ्योरी कि भैया न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड वायरस जो है ये अपना खुद का सेल नहीं लेकर के बैठे होते, इसीलिए दे आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। ये जो है सेल थ्योरी का पार्ट नहीं है, क्योंकि इनके पास खुद का सेल है ही नहीं, दे डू नॉट हैव देयर ओन सेल, इसीलिए इनको लिविंग कंसिडर नहीं किया जा सकता। देयरफॉर वायरस को आज भी हम लोग क्या कहते हैं, नॉन लिविंग कहते हैं, या लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक कहते हैं, लेकिन हम इन्हें लिविंग नहीं कहते। लिविंग कहलाने के लिए कम से कम एक सेल चाहिए, क्योंकि सेल, द प्रेजेंस ऑफ सेल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर क्या है, आपका वायरस जो है इसे नॉन लिविंग कंसिडर किया गया है। दिस इज अबाउट सेल थ्योरी।